राधिका की शादी विशाल के साथ हुई थी। विशाल दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर था। शादी के समय दोनों परिवारों के बीच सिर्फ इतना मेलजोल था कि विशाल की मां को गांव की शादी संस्कारी और कामकाजी बहू चाहिए थी और राधिका उन शर्तों पर खरी उतरती थी। लेकिन शादी के बाद जब राधिका पहली बार ससुराल पहुंची तो उसे ये एहसास हुआ कि गांव की बहू को शहर में गंवार कहकर पुकारना एक फैशन है। गाड़ी से उतरते ही राधिका ने साड़ी का पल्लू सिर पर खींच लिया। ससुराल के गेट पर खड़ी सुमन भाभी, जो विशाल के बड़े भाई की पत्नी थी, वो मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, देखो तो हमारी नई नवेली बहू तो बिल्कुल फिल्मी गांव की लड़की लग रही है। बस एक गाय साथ होती तो पूरी तस्वीर बन जाती। पीछे से देवर करण हंस पड़ा। भाभी, गाय नहीं बैलगाड़ी आनी चाहिए थी। राधिका ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन दिल के भीतर कहीं चुभन हो गई। घर में सास कमला जी सोफे पर बैठी थी। बड़े से ड्राइंग रूम में शीशे की सेंटर टेबल, मोमबत्तियों से सजा कोना और दीवार पर महंगी पेंटिंगें थी। कमला जी ने राधिका को ऊपर से नीचे तक देखा। इतना भारी भरकम गहना पहन कर आई हो? दिल्ली में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, समझी। राधिका ने धीरे से जी कहा। पहले ही दिन ये साफ हो गया कि यहाँ उसकी सादगी को स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। दोपहर के खाने के समय राधिका रसोई में मदद करने गई। सुमन भाभी ने तुरंत टोका, अरे बहन, यहाँ गांव की तरह चूल्हा नहीं जलाते। गैस है, माइक्रोवेव है और ये तेल टपकते हाथ। जरा सावधान रहना। हमारा मॉड्यूलर किचन है, गंदा मत करना। राधिका चुपचाप बर्तन धोने लगी। तभी नंद रुचिका बोली, भाभी, आप गांव में रोज बैलगाड़ी से जाती थी ना पानी भरने? यहाँ आरओ है, नल से पानी पी सकते हैं। सब जोर जोर से हंसने लगे। राधिका को उम्मीद थी कि करण भी बाकी लोगों की तरह उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन उसने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और चुप रहा। रात को जब राधिका कमरे में बैठी आंसू पोंछ रही थी, करण धीरे से बोला, भाभी, बुरा मत मानना, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, बस थोड़े अलग। राधिका ने सिर्फ हम अलग हैं इसीलिए इतना कहकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। कमरे में आकर राधिका ने विशाल से कहा, यहाँ सब मुझे देखकर हंसते क्यों हैं? विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे सब मजाक कर रहे थे, सब धीरे धीरे मान जाएंगे। राधिका जानती थी ये धीरे धीरे बहुत लंबा हो सकता है। अगले कुछ दिनों में ससुराल के लोग राधिका के बोलने के तरीके, चाल ढाल, कपड़ों और यहाँ तक कि खाने के तरीके पर भी ताने कसते रहे। ये साड़ी तो बिल्कुल मेले में बिकने वाली लग रही है। तुम्हें मिक्सर चलाना आता है या हाथ से ही पीसोगी? अरे बहू, मोबाइल चलाना सीख लो, वरना गांव लौटना पड़ेगा। राधिका सब सुनकर चुप रहती। करण ने नोटिस किया कि राधिका किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, चाहे कितना भी ताना मिले। एक शाम उसने चाय बनाते समय कहा, भाभी, आपने कभी अपने गांव की कोई खास डिश बनाई है? मुझे गांव का खाना बहुत पसंद है। पहली बार किसी ने राधिका से उसके गांव की तारीफ की थी। उसकी आंखें चमक उठी। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे राधिका ने सोचा, अगर मैं चाहूं तो सबको दिखा सकती हूँ कि गांव की बहू गंवार नहीं, बल्कि संस्कारी और मेहनत की मिसाल होती है। उसने तय किया कि वो बिना किसी को नीचा दिखाए अपने काम, व्यवहार और हुनर से सबका दिल जीत लेगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही राधिका उठ गई। गांव की आदत थी जल्दी उठना, घर के आंगन में पानी छिड़कना और पूजा की तैयारी करना। दिल्ली के इस बड़े मकान में आंगन नहीं था, लेकिन उसने बरामदे में फूलदानों को पानी दिया, झाड़ू लगाई और तुलसी पर जल चढ़ाया। कमला जी नींद से उठकर बाहर आई और हल्के से चौंकी। अरे, इतनी सुबह उठ गई? यहाँ कोई इतनी जल्दी नहीं उठता। राधिका मुस्कुराई। गांव की आदत है माँ जी, सूरज से पहले उठना अच्छा लगता है। गांव के ताजे मसालों से उसने बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया। सुमन भाभी ने आते ही नाक भौं सिकोड़ लिया। ये कैसी महक आ रही है, यहाँ कोई ये सब नहीं खाता। लेकिन करण ने टेबल पर बैठते ही कहा,
वाह भाभी, आपने तो मेरे बचपन की याद दिलाती। ये तो दादी बनाती थी। करण के इस एक वाक्य ने राधिका का मन हल्का कर दिया। घर में कपड़े धुलने की मशीन थी, लेकिन राधिका ने एक दिन देखा कि कुछ नाजुक कपड़े उसमें धुलने से खराब हो जाते हैं। वो चुपचाप बाल्टी में पानी भरकर हाथ से धोने लगी। रुचिका हंसते हुए बोली, भाभी आप तो वाकई गवार हो। यहाँ कोई हाथ से कपड़े नहीं धोता। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, कपड़े अगर हाथ से धोए जाए तो ज्यादा दिन चलते हैं। करण ने कहा, रुचिका ये देखो कितनी सफाई से धोए हैं। एक दिन कमला जी ने कहा, अगले हफ्ते हमारी कॉलोनी में लेडीज इवेंट है। सब औरतें अपने अपने घर से कुछ पका कर लाएंगी। देखते हैं तुम क्या बना पाती हो। सुमन भाभी मुस्कुराई। और हाँ, ध्यान रहे, यहाँ के लोग चाइनीज पास्ता पिज्जा पसंद करते हैं। गांव का खाना मत ले आना। राधिका ने उस रात सोचते सोचते निश्चय किया कि वो गांव के स्वाद को शहर में नए अंदाज में पेश करेगी। इवेंट के दिन राधिका ने बाजरे के आटे से चीज पराठा और गुड़ वाली चाय बनाई। पहले तो सबने सोचा ये क्या अजीब कॉम्बिनेशन है, लेकिन जैसे ही खाया तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग आंटी ने कहा, बहू ये तो बहुत हेल्दी है। बाजरा, चीज और गुड़ कमाल कर दिया। कमला जी थोड़ी हैरान थी, लेकिन मन ही मन खुश थी। इवेंट के बाद करण ने चुपके से राधिका से कहा, देखा भाभी आपने सबको हरा दिया। राधिका मुस्कुराई। किसी को हराना नहीं था करण, बस अपने गांव की इज्जत रखनी थी। जैसे ही माहौल थोड़ा बेहतर होने लगा, सुमन भाभी ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। माँ, राधिका को थोड़ा मॉडर्न बनाना पड़ेगा, वरना लोग हंसेंगे। कमला जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, कल तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी। राधिका समझ गई कि अब उसकी सादगी को बदलने की कोशिश होगी। अगले दिन राधिका पहली बार मॉल गई। चमचमाती दुकानें, ऊंची ऊंची हील्स, छोटे छोटे कपड़े देखकर वो असहज हो गई। सुमन भाभी ने कहा, ये देखो, ये ड्रेस तुम्हारे लिए सही है। राधिका ने धीमे से कहा, भाभी मैं इसमें सहज महसूस नहीं कर पाऊंगी। करण जो साथ आया था वो बोला, भाभी को उनकी पसंद के कपड़े पहनने दो। कपड़े से इंसान की कीमत नहीं बदलती। राधिका घर लौटते हुए सोच रही थी, अगर मुझे बदलना है तो अपनी सोच और हुनर से बदलूंगी, अपने कपड़ों से नहीं। उसने ठान लिया कि आने वाले समय में वो घर में ऐसी पहचान बनाएगी कि लोग उसे सिर्फ उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके काम से पहचाने। एक सुबह घर में अफरा तफरी मच गई। कमला जी की सहेली शकुंतला जी अचानक आई और बोली, बहन तुम्हें पता है, अगले हफ्ते हमारी कॉलोनी में गृह निरीक्षण प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता में हर घर की सफाई, सजावट और व्यवस्था देखी जाती है। विजेता को ट्रॉफी और इनाम मिलता था। कमला जी ने माथा पकड़ लिया। अरे हमारे घर का हाल देखो, कोने तो साफ ही नहीं है, और सुमन तुम्हें तो बाहर ऑफिस का काम रहता है। राधिका ने धीरे से कहा, माँ जी अगर आप कहें तो मैं कर देती हूँ। सुमन भाभी ने हंसते हुए कहा, तुम? अरे ये कोई खेत खलियान का काम नहीं है, यहाँ तो आधुनिक सजावट चाहिए, समझी। करण ने कहा, भाभी को मौका दीजिए, फिर देखिए क्या करती हैं। कमला जी ने सोचा, वैसे भी और कोई तो है ही नहीं, चलो देखने में क्या हर्ज है। राधिका ने अगले ही दिन से घर के हर कोने को साफ करना शुरू कर दिया। पुराने पेंटिंग्स की जगह उसने सादे लेकिन सुंदर फूलों की सजावट की। फटे कुशन कवर को हाथ से सिलकर नया रूप दिया। बरामदे में तुलसी और गुलाब के गमले सजा दिए। किचन में बर्तनों को चमका दिया जैसे नए हों। करण बीच बीच में अपनी भाभी की मदद करता। एक दिन उसने कहा, भाभी आप तो सच में कमाल कर रही हैं। ये घर अब पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा है। सुमन भाभी हर दिन देख रही थी कि राधिका के काम से घर में एक ताजगी आ रही है। उन्होंने माँ से कहा, माँ ये सब तो अच्छा है, लेकिन जज लोग मॉडर्न चीजें देखेंगे। ये गांव वाला लुक शायद उन्हें पसंद ना आए। कमला जी ने बस सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही थी कि राधिका ने जो मेहनत की है उसे अनदेखा करना गलत होगा। जज घर देखने आए। उन्होंने रसोई की सफाई देखकर कहा, वाह,
यहाँ तो सब कुछ बहुत ही करीने से है। बरामदे के पौधे को देखकर बोले, बहुत ही सुकून देने वाला नजारा है। लिविंग रूम की सादगी उन्हें बहुत भा गई। अंत में घोषणा हुई, पहला स्थान कमला जी का घर। पुरस्कार लेते समय कमला जी ने सबके सामने कहा, इस जीत का पूरा श्रेय मेरी छोटी बहू राधिका को जाता है। राधिका के लिए ये शब्द किसी ट्रॉफी से कम नहीं थे। शाम को रुचिका ने सुमन भाभी से कहा, भाभी अब तो माँ छोटी भाभी की तारीफ करने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि घर में उसकी ही चलने लगे। सुमन भाभी ने ठान लिया कि अब राधिका को किसी न किसी बात पर नीचा दिखाना है। अगले दिन सुमन भाभी ने सबके सामने कहा, माँ कल मैंने अपनी सोने की चूड़ी रखी थी, आज गायब है, कहीं ये। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन सबकी नजर राधिका पर पड़ गई। राधिका स्तब्ध रह गई। भाभी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? करण ने तुरंत कहा, माँ ये गलत है, बिना सबूत के इल्जाम मत लगाइए। शाम को पता चला कि चूड़ी सुमन भाभी के बैग में ही थी, जिसे वो ऑफिस ले गई थी। कमला जी ने गुस्से में कहा, सुमन बिना वजह किसी पर शक करना ठीक नहीं। राधिका ने चुपचाप कहा, कोई बात नहीं माँ जी, गलती हो जाती है। इस बात से करण को राधिका की सहनशीलता और भी गहरी लगने लगी। अब कमला जी मन ही मन मानने लगी थी कि गांव से आई ये बहू असल में सोने जैसी है। लेकिन सुमन भाभी और रुचिका के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। प्रतियोगिता के बाद से ही सुमन भाभी और रुचिका को लगने लगा था कि घर में सब राधिका की तारीफ करने लगे हैं। एक दिन रुचिका ने कहा, भाभी अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो छोटी भाभी ही माँ बाबूजी की आंखों का तारा बन जाएंगी। सुमन भाभी ने धीमे स्वर में कहा, अब वक्त है उसकी साख गिराने का। दोनों ने तय किया कि वे राधिका को एक ऐसे काम में फंसाएंगी जिसमें उसकी गलती ना होते हुए भी सबको लगे कि गलती उसी की है। एक शाम घर में चर्चा हो रही थी कि अगले रविवार को कमला जी के पुराने दोस्तों का मिलन समारोह है। कमला जी ने कहा, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, खाना सजावट सब। सुमन भाभी ने तुरंत कहा, माँ क्यों ना ये जिम्मेदारी छोटी को दे दे, आखिर गांव में उसने इतने काम किए हैं। कमला जी ने हामी भर दी। राधिका को जिम्मेदारी मिलते ही उसने पूरे मन से योजना बनानी शुरू कर दी। राधिका ने खाने का पूरा मेन्यू बना लिया था, पूरी, छोले, पनीर, मीठे में गुलाब जामुन। सुमन भाभी ने चुपके से योजना बनाई कि खाने में नमक ज्यादा डाल दे ताकि सब मेहमान नाराज हो जाएं और सारा दोष राधिका पर आ जाए। इवेंट के दिन जब राधिका किचन में नहीं थी, रुचिका ने सुमन भाभी के इशारे पर पनीर की सब्जी में 2 मुट्ठी नमक डाल दिया। मेहमान आने लगे। घर में चारों तरफ रोशनी और सजावट थी। राधिका थकान के बावजूद हर मेहमान का स्वागत मुस्कुरा कर रही थी। जब खाना परोसा गया तो पनीर की सब्जी का पहला निवाला लेते ही एक मेहमान ने कहा, अरे इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। कमला जी ने चौंक कर राधिका की ओर देखा। राधिका के माथे पर पसीना आ गया। माँ जी मैंने तो चक्के देखी थी, सब ठीक था। करण ने चुपके से किचन में जाकर बाकी बचे मसालों और नमक के डब्बे देखे। उसे संदेह हो गया कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने धीरे से राधिका से कहा, भाभी घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। करण ने तुरंत पनीर की सब्जी में थोड़ी मलाई, उबले आलू और टमाटर डालकर नमक का असर कम कर दिया। जब नई प्लेट परोसी गई तो मेहमान बोले, अब तो स्वाद बिल्कुल ठीक है, कमाल कर दिया। कमला जी ने राहत की सांस ली। शुक्र है बात संभल गई। रात को जब सब लोग सो रहे थे, करण ने राधिका से कहा, भाभी मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी ने जानबूझकर किया था, पर आप चाहे तो मैं माँ से कह दूं। राधिका ने सिर हिलाकर कहा, नहीं करण, अगर मैं किसी पर उंगली उठाऊंगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। अभी चुप रहना ही बेहतर है। करण ने उसकी ओर देखा। भाभी सिर्फ सहनशील ही नहीं बल्कि बहुत ही समझदार भी हैं। अगले दिन कमला जी खुद राधिका के कमरे में आई। बहू कल जो भी हुआ मैं जानती हूँ, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने जो मेहनत की वो सबने देखी। राधिका ने बस मुस्कुरा कर कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। योजना नाकाम होने के बाद दोनों कुछ दिनों तक चुप रही।
लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जलन और बढ़ गई। रुचिका ने कहा, भाभी अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, वरना ये भाभी हम सब पर भारी पड़ जाएंगी। उसी समय घर में एक बड़ी खबर आई। विशाल की नौकरी पर संकट आ गया। कंपनी ने अचानक स्टाफ कम करने का फैसला किया। घर का खर्च कर्ज सब पर असर पड़ने वाला था। कमला जी परेशान थी, अब क्या होगा। राधिका ने मन ही मन ठान लिया, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। विशाल ऑफिस से लौटे तो चेहरे पर थकान और चिंता साफ थी। राधिका ने पूछा, क्या हुआ जी? विशाल ने धीमे स्वर में कहा, कंपनी में कटौती हो रही है और मेरा नाम भी सूची में है। अगले महीने से नौकरी नहीं रहेगी। ये सुनकर राधिका का दिल धक से रह गया। कमला जी भी चिंतित होकर बोली, बेटा घर कैसे चलेगा? रात को राधिका बहुत देर तक सोचती रही। उसे याद आया कि गांव में वो अचार पापड़ और बैसाखी मेले के लिए हस्तशिल्प बनाया करती थी। उसने ठान लिया कि वो इसी हुनर से घर की मदद करेगी। अगली सुबह उसने कमला जी से कहा, माँ जी अगर आप अनुमति दे तो मैं अपने बनाए अचार और पापड़ बेच सकती हूँ। कमला जी ने पहली बार संकोच किया। बहू ये शहर है, यहाँ ऐसे काम कौन करेगा? करण ने बीच में कहा, माँ आजकल घर का बना खाना लोग हाथों हाथ लेते हैं, हम कोशिश करके देख सकते हैं। राधिका ने 10 किलो नींबू का अचार, 5 किलो आम का अचार और मसालेदार पापड़ बनाए। करण ने उन्हें अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को चखने के लिए दिया। 3 दिन बाद ही ऑर्डर आ गए। नींबू का अचार 15 किलो, आम का अचार 10 किलो, पापड़ 20 पैकेट। कमला जी की आंखों में चमक आ गई। बहू तेरा काम तो चल पड़ा। जब ये खबर सुमन भाभी और रुचिका को मिली तो उनका चेहरा उतर गया। रुचिका ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ बाबूजी उसे लक्ष्मी मानने लगेंगे। सुमन भाभी ने योजना बनाई। वे राधिका के अचार में मिर्च ज्यादा डाल देंगी ताकि ग्राहक शिकायत करे और उसका नाम खराब हो। एक दिन वाकई एक ग्राहक ने कहा, भाभी इस बार अचार बहुत तीखा है, हम बच्चों को नहीं दे पाए। राधिका हैरान थी क्योंकि उसने तो चक्कर बनाया था। करण ने जांच की और पाया कि अचार के एक डिब्बे में सिर्फ मिर्च पाउडर की मात्रा दूनी थी। उसने राधिका से कहा, भाभी ये गलती नहीं साजिश है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इसे भी संभाल लेंगी। राधिका ने उसी ग्राहक को फोन करके कहा, भाई साहब गलती हमारी है, मैं कल आपको नई खेप भेज रही हूँ और ये मुफ्त होगी। ग्राहक इतना खुश हुआ कि उसने 3 और ऑर्डर दे दिए। कमला जी ने ये देखकर कहा, बहू तूने सिर्फ खाना नहीं बल्कि लोगों का दिल भी जीता है। करण ने राधिका का सोशल मीडिया पर पेज बनाने में मदद की। गांव की खुशबू नाम से कुछ ही हफ्तों में ऑर्डर 2 गुने हो गए। विशाल भी अब राधिका पर गर्व महसूस करने लगे। सुमन भाभी और रुचिका की जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वे सोचने लगी, अगर इसे रोका नहीं तो ये पूरे घर की मालिक बन जाएगी। उन्होंने एक ऐसी चाल सोची जिससे राधिका की इज्जत ही सवालों में आ जाए। एक रात सुमन भाभी और रुचिका छत पर बैठकर योजना बना रही थी। रुचिका ने कहा, भाभी अब बस एक ही तरीका है घर वालों के मन में शक का बीज बो दो। सुमन भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, और शक पैदा करने का सबसे आसान तरीका है किसी के चरित्र पर सवाल उठा देना। दोनों ने तय किया कि राधिका और करण के नाम को लेकर अफवाह फैलाएंगी। अगले दिन पड़ोसन सीमा को सुमन भाभी ने इशारों इशारों में कहा, बस बहन आजकल तो छोटी और करण बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, समझ रही हो ना? सीमा ने हैरान होकर पूछा, अरे सच में? सुमन ने आंखें घुमा ली, हम तो कुछ नहीं कह रहे पर लोग तो कह रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये फुसफुसाहट पूरे मोहल्ले में फैल गई। एक शाम विशाल ऑफिस से लौटे तो उनका चेहरा तमतमा रहा था। उन्होंने राधिका को अकेले कमरे में बुलाकर कहा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मोहल्ले में बातें हो रही हैं तुम्हारे और करण के बारे में। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। आप भी उन लोगों की बातों पर यकीन करेंगे जो मुझे शुरू से पसंद नहीं करते। विशाल चुप रहे पर शक का बीज उनके मन में पड़ चुका था। करण ने ये अफवाह सुनी तो गुस्से से भर गया। भाभी जिसने भी ये बात फैलाई है मैं उसे सबक सिखाऊंगा। राधिका ने शांत स्वर में कहा।
करण गुस्से से नहीं, सच से जीतना होगा। अगर हम सच के साथ हैं तो देर लगेगी पर जीत हमारी होगी। करण ने मोहल्ले के एक लड़के दीपक से मदद ली, जो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। दीपक ने मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जो पास के मंदिर के सामने लगी थी। फुटेज में साफ दिखा सुमन भाभी और रुचिका ही सीमा के घर गईं और बातें फैलाईं। अगले दिन कमला जी ने सबको हॉल में बुलाया। करण ने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज चला दी। फुटेज देखते ही सुमन भाभी और रुचिका के चेहरे का रंग उड़ गया। कमला जी का स्वर सख्त था। तुम दोनों ने बहू की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, शर्म नहीं आई? सुमन भाभी कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। विशाल राधिका के पास आए और बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, बस यही उम्मीद है कि अब कभी ऐसा दिन ना आए। कमला जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई भिजवाई और कहा, हमारी बहू हमारा गर्व है, जो अफवाहें फैली वो झूठ थी। राधिका का सिर ऊंचा हो गया। यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतें, जो पहले उसे गवार कहकर हंसती थी, अब कहने लगी, अरे राधिका तो सोने जैसी बहू है। इस घटना के बाद घर का माहौल बदलने लगा। विशाल और करण दोनों ही राधिका के और करीब आ गए। पर सुमन भाभी और रुचिका ने कसम खाई, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अब गांव की खुशबू नाम से राधिका के अचार पापड़ की पहचान पूरे शहर में होने लगी थी। सोशल मीडिया के जरिए दूर दराज से भी ऑर्डर आने लगे। विशाल अकाउंट संभालते, करण डिलीवरी का ध्यान रखते और कमला जी पैकिंग में मदद करती। राधिका ने कहा, हमारे पास अब इतनी डिमांड है कि हमें छोटे कारखाने जैसा सेटअप करना होगा। इसी बीच शहर में सालाना फूड एंड कल्चर फेस्ट होने वाला था। आयोजकों ने खास तौर पर राधिका को आमंत्रित किया। कमला जी गर्व से बोली, बहू ये तो बड़े सम्मान की बात है। राधिका ने तय किया कि वहां सिर्फ अचार पापड़ नहीं, बल्कि गांव के पारंपरिक व्यंजन भी पेश करेगी। बाजरे की रोटी, गुड़ घी सरसों का साग और मक्के की रोटी। दोनों ने सुना कि राधिका फेस्ट में जा रही है तो फिर से उनकी जलन जाग उठी। रुचिका ने कहा, अगर वहां उसकी बदनामी हो जाए तो? सुमन भाभी ने फुसफुसाते हुए कहा, हम उसके खाने में कुछ ऐसा मिला देंगे कि लोग शिकायत करें, फिर देखो तमाशा। फेस्ट से एक दिन पहले राधिका ने पूरी टीम के साथ रात भर मेहनत की। सुबह सुबह जब मार्केट से ताजी सब्जियां लेने गई, सुमन भाभी चुपके से रसोई में गई और 2 कंटेनरों में तेज मसाला मिला दिया, जिससे स्वाद बिगड़ जाए। फूड फेस्ट का माहौल रंगीन था। अलग अलग राज्यों के स्टॉल, संगीत, नृत्य और भीड़ का शोर। राधिका के स्टॉल पर गांव की खुशबू जैसे ही फैली, लोग खिंचे चले आए। पहले ग्राहक ने कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो बरसों से नहीं चखा। दूसरे ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली तो वायरल होने लगी। लेकिन तभी एक महिला ने शिकायत की, आपके एक डिश का स्वाद तो बहुत अजीब है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। राधिका ने शांत मन से कहा, बहन जी आपकी बात सही होगी, मैं खुद इस डिश का स्वाद लेकर देखती हूँ। उसने चखते ही पहचान लिया, ये वही डिश है जिसमें कुछ मिलाया गया था। लेकिन गुस्से की वजह से उसने मुस्कुराकर कहा, शायद बैच में गलती हो गई, अभी आपके सामने ताजा बना देती हूँ। वो तुरंत ताजी सामग्री से वही डिश तैयार करने लगी। भीड़ ने देखा कि राधिका कितना साफ सुथरा और ध्यान से बना रही है। करण चुपके से स्टॉल के पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा चुका था, जो उसने पहले से सोचा हुआ था। शाम को उसने फुटेज आयोजकों को दिखाया। उसमें साफ दिखा कि सुमन भाभी और रुचिका ने सुबह रसोई में मिलावट की थी। आयोजकों ने तुरंत उसके नाम ब्लैक लिस्ट कर दिए और पब्लिक अनाउंसमेंट में कहा, राधिका जी इस फेस्ट की ईमानदार और मेहनती प्रतिभागी हैं। आज की गड़बड़ी उनकी वजह से नहीं, बल्कि उनके खिलाफ की गई साजिश थी। भीड़ ने तालियां बजाई। लोग और ज्यादा खरीदारी करने लगे। एक बड़े होटल के मालिक ने राधिका को ऑफर दिया, हम आपके प्रोडक्ट अपने होटल चैन में रखना चाहते हैं। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। कमला जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बहू तूने आज पूरे शहर को जीत लिया। घर लौटते ही विशाल ने गर्व से कहा, राधिका अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा हो।
सुमन भाभी और रुचिका कमरे में चुपचाप बैठी थी, लेकिन अंदर से और भी जल रही थी। फूड फेस्ट से लौटने के अगले हफ्ते ही होटल मालिक अजय मेहरा का कॉल आया। राधिका जी, मैंने आपके प्रोडक्ट का सैंपल चखा। अगर आप तैयार हो तो हम अपने होटल चैन में गांव की खुशबू ब्रांड को प्रमोट करेंगे। राधिका ने खुशी से हामी भरी, लेकिन शर्त रखी, गुणवत्ता और स्वाद से कभी समझौता नहीं होगा। अजय ने हाथ मिलाकर कहा, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी बीच विशाल के मामा मामी और उनकी बेटी नेहा गांव से शहर घूमने आए। नेहा, जो पहले राधिका को शादी में देखकर हंसी उड़ाती थी, ये तो बिल्कुल देहाती लग रही है, अब उसे देखकर दंग रह गई। राधिका सजी धजी, आत्मविश्वासी और शहर में पहचान रखने वाली महिला बन चुकी थी। मामी ने धीरे से मामा से कहा, देखो गवार बहू अब तो हमारी शहर वाली बहुओं से भी आगे है। राधिका होटल डील की तैयारी में व्यस्त थी। वो नए पैकेज, डिजाइन, मेन्यू और मार्केटिंग पर काम कर रही थी। करण हर कदम पर उसके साथ था और कमला जी उसे आशीर्वाद देती रहीं। लेकिन इस बीच सुमन भाभी और रुचिका की जलन अब असुरक्षा में बदल चुकी थी। रुचिका बोली, अगर ये होटल डील फाइनल हो गई तो घर में सिर्फ इसी की चलने लगेगी। सुमन भाभी ने कहा, इस बार ऐसा वार करेंगे कि ये हमेशा के लिए चुप हो जाए। एक दिन खबर आई, गांव में विशाल के चाचा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कमला जी और विशाल तुरंत गांव रवाना हुए। घर में सिर्फ राधिका, करण, सुमन भाभी, रुचिका और मेहमान बचे। रात को राधिका स्टॉक चेक कर रही थी, तभी रुचिका चुपके से उसके कमरे में घुसी और उसकी बिजनेस फाइल से होटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चुरा ली। अगले दिन सुमन भाभी ने अपने एक जानकार के जरिए होटल मालिक अजय मेहरा को फेक ईमेल भेजा, जिसमें लिखा था, हमें अफसोस है लेकिन हम होटल डील रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमें दूसरे बिजनेस में निवेश करना है। अजय मेहरा ने तुरंत राधिका को फोन किया, राधिका जी, आपने डील क्यों रद्द कर दी? मैंने तो आपके लिए प्रमोशन की प्लानिंग शुरू कर दी थी। राधिका हैरान, क्या? मैंने तो ऐसा कोई ईमेल नहीं भेजा। उसने तुरंत ईमेल ट्रेस करवाया और पता चला कि वो ईमेल उसकी आईडी से नहीं बल्कि एक नकली आईडी से भेजा गया था जो उसके नाम जैसी थी। करण ने शक के दायरे को छोटा किया और घर के सभी लोगों के मोबाइल चेक करने का नाटक किया। वो सीधा रुचिका के फोन पर पहुंचा, जिसमें नकली ईमेल आईडी लॉगिन थी। राधिका का चेहरा गंभीर था। रुचिका, इतनी नफरत, इतना गिर जाओगी? रुचिका चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। तभी गांव से फोन आया, विशाल के चाचा की हालत गंभीर है और ऑपरेशन के लिए तुरंत 5 लाख रुपए चाहिए। घर में अफरा तफरी मच गई। सुमन भाभी और रुचिका चुपचाप कोने में बैठी थी, जबकि राधिका ने तुरंत होटल मालिक को कॉल किया। अजय जी, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर एडवांस पेमेंट मिल सके तो हम एक जान बचा पाएंगे। अजय ने बिना देर किए पेमेंट भेज दी। विशाल के चाचा का ऑपरेशन सफल रहा। जब कमला जी लौट कर आई तो उन्होंने सबके सामने कहा, हमारी बहू ने ना सिर्फ बिजनेस संभाला बल्कि अपने परिवार की जान भी बचाई। सुमन और रुचिका फिर से सबके सामने बेनकाब हो गई, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हार की गहरी लकीरें थी। होटल चैन मेहरा पैलेस में गांव की खुशबू का आधिकारिक लॉन्च होना था। पूरा हॉल रंग बिरंगे फूलों, पारंपरिक झूलों और मिट्टी के दियों से सजा हुआ था। पारंपरिक परिधान में वेटर्स मेहमानों को बाजरे की रोटी, गुड़, घी और अचार पेश कर रहे थे। राधिका साड़ी में सजी थी, साधारण परंतु शालीन, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक। लोकल और नेशनल मीडिया चैनल इवेंट को कवर करने आए थे। एक पत्रकार ने पूछा, राधिका जी, आपने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना लिया? राधिका मुस्कुराई, मेरी माँ की रसोई मेरी यूनिवर्सिटी रही है और मेरी मेहनत मेरी डिग्री। भीड़ ने तालियां बजाई। विशाल ने स्टेज पर आकर कहा, जब मैंने शादी की मुझे लगा था कि मेरी पत्नी शहर की चकाचौंध में खो जाएगी, लेकिन उसने अपनी जड़ों को थामे रखा और सबको गर्व महसूस कराया। कमला जी की आंखें भीग गईं। लॉन्च इवेंट में भी सुमन भाभी और रुचिका चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। सुमन ने धीरे से कहा,
ये हमारा आखिरी मौका है। अगर आज इसे गिरा दिया तो फिर कभी नहीं उठ पाएगी। उन्होंने तय किया मीडिया के सामने एक झूठा आरोप लगाया जाएगा कि राधिका का ब्रांड मिलावटी है। इवेंट के बीच में ही एक अज्ञात व्यक्ति कैमरा लेकर खड़ा हो गया और बोला, हमारे पास सबूत है कि गांव की खुशबू में सस्ता और हानिकारक तेल इस्तेमाल होता है। पूरे हॉल में सन्नाटा। पत्रकारों ने कैमरे उसकी ओर घुमा दिए। राधिका ने शांत स्वर में कहा, आपके आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन मैं चाहूंगी कि यही अभी लैब टेस्ट हो। अजय मेहरा ने तुरंत होटल के किचन में मौजूद सरकारी फूड इंस्पेक्टर को बुलाया। ताजा बने अचार पापड़ का सैंपल टेस्ट किया गया और रिपोर्ट 15 मिनट में आ गई, शुद्ध और मानक के अनुसार। करण ने उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज चलाई, जिसमें देखा कि आरोप लगाने वाला आदमी इवेंट से पहले सुमन और रुचिका से बात कर रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये सब ईर्ष्या की वजह से किया गया था। कमला जी ने कड़ी आवाज में कहा, आज से तुम दोनों का मेरे घर में कोई अधिकार नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते रह सकती हो। सुमन और रुचिका का चेहरा झुक गया। इवेंट खत्म होने के बाद राधिका कमरे में आकर अकेले रोई। विशाल ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम इतनी मजबूत हो फिर भी आज तुम्हारी आंखें भीग गईं। राधिका ने धीमे से कहा, कभी कभी जीत भी थका देती है, लेकिन तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए और बाहर से पत्रकारों की आवाज आ रही थी, गांव की खुशबू देश की पहचान। होटल लॉन्च के बाद गांव की खुशबू की मांग इतनी बढ़ी कि देश के अलग अलग शहरों से ऑर्डर आने लगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लिस्टिंग हुई और दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, लखनऊ, हर जगह से ग्राहकों के कॉल आने लगे। राधिका ने अपने ब्रांड का स्लोगन रखा, गांव का स्वाद हर घर तक। कुछ महीनों बाद कमला जी ने कहा, राधिका, अब तो तुम्हारा नाम गांव गांव में गूंज रहा है, क्यों ना हम अपने गांव भी चले। गांव पहुंचते ही जिन लोगों ने कभी राधिका का मजाक उड़ाया था, वे अब उसे आदर से प्रणाम कर रहे थे। पुराने स्कूल की मास्टरनी बोली, हमारी राधिका तो अब गांव की शान बन गई है। सुमन भाभी और रुचिका, जो अब भी घर में चुपचाप रहती थी, एक दिन रसोई में आकर बोली, राधिका, हमें माफ कर दो, हमने ईर्ष्या में बहुत गलतियां की। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक ही परिवार हैं भाभी, मैं भूल सकती हूँ, बस आगे से भरोसा मत तोड़ना। उन दोनों की आंखों में नमी थी। करण, जिसने राधिका की हर मुश्किल में मदद की थी, अब उसका बिजनेस पार्टनर बन गया था। उसने कहा, भाभी, मैं चाहता हूँ कि हम गांव के और लोगों को भी रोजगार दें। राधिका ने तुरंत हामी भरी। अब गांव की महिलाओं को पैकेजिंग और अचार बनाने का प्रशिक्षण मिलने लगा। शहर के मेयर ने राधिका को महिला उद्यमी सम्मान से नवाजा। स्टेज पर भाषण देते हुए राधिका ने कहा, मैंने सिर्फ अपने गांव की खुशबू को बचाने की कोशिश की है। अगर आपके सपनों में सच्चाई और मेहनत है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाई। उस रात छत पर बैठे विशाल ने राधिका से कहा, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तुम हमारी दुनिया बदल दोगी। राधिका ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, शायद मैं वही हूँ जो हमेशा से थी। अब बस दुनिया ने मुझे पहचान लिया है। हवा में हल्की ठंडक थी और नीचे आंगन में गांव की महिलाएं हंसते खिलखिलाते अचार भर रही थी। गवार भाभी अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि प्रेरणा थी। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपमान को सम्मान में और तानों को तालियों में बदल दिया। गांव और शहर दोनों में उसकी पहचान अब अमिट थी। इसी तरह धीरे धीरे करके कुछ समय गुजरा। करण की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में कनिका नाम की लड़की से तय हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। गांव की गवार भाभी अब बहुत ही होनहार बन गई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।